बड़ी खबर की बात करें ग्रेटर नोएडा से। बड़ी खबर इस वक्त आ रही। कासना मर्डर केस में सीपी लक्ष्मी सिंह की बड़ी कार्रवाई। आरोपी सुंदर मुठभेड़ में घायल हुआ है। कॉम्बिंग जारी है। आरोपी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी सुंदर स्टीशीटर बदमाश है। स्वाट, कासना और इकोटेक 1 पुलिस ने ज्वाइंट कार्रवाई की है। बदमाश ने कासना में दिन दहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या की। कार, तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। डीसीपी ग्रेटर नोएडा के नेतृत्व में ये बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया है। तो ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं। कासना मर्डर केस में एक्शन लिया गया है। आरोपी एनकाउंटर में घायल हुए हैं। आरोपी सुंदर पर दर्ज किए गए हैं कई केस। कार, तमंचा और कारतूस यहां पर बरामद किया गया है। ग्रेटर नोएडा से खबर है। दादरी पुलिस और लुटेरों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आरोपी सलीम और सौरभ मुठभेड़ में घायल हुए हैं। 2 मौके से फरार हैं। लूट डकैती की योजना बनाने वाले आरोपी की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। कुछ दिन पहले चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। लूट के 1,51,000 कैश, तमंचा, कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किया गया। दादरी थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। आगे बढ़ते हैं। खबर चंदौली से है। पुलिस के कब्जे से गोवंश से भरी पिकअप लूटने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। स्वाट और बलुआ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लूटी हुई पिकअप समेत स्कॉर्पियो और एक कार बरामद की है। दरअसल 14 अगस्त की रात पुलिस ने पशुओं को गौशाला छोड़ने जा रही थी। इसी दौरान गौ तस्करों ने बलुआ पुलिस को चुनौती देते हुए पीआरडी जवान को नीचे उतारकर पिकअप को लूट लिया। विरोध करने पर पीआरडी जवान से मारपीट की गई। गोवंश थे, उसमें एक पिकअप में पीआरडी के सिपाही के साथ में गोवंश को गौशाला में भेजा जा रहा था। तो उसी दौरान कुछ वाहन आए, कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उस वाहन को रोककर पीआरडी का जो सिपाही था और जो कर्मचारी थे गौशाला को, उनको बाहर निकाल के ये जो पिकअप थी और गोवंश थे उनको लूट के वहां से फरार हो गए थे। ये 14 तारीख की शाम की घटना है। 15 तारीख को इस घटना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके उपरांत क्योंकि हमारी सभी टीम्स, हमारे एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में, सीओ साहब, थाना की टीम, जो एसओजी की टीम है, सभी को इसमें लगाया गया था। तो क्योंकि इनके सब पे दबिश दी जा रही थी, इनके सबके घर में ओवरलोड बसें हादसे को न्योता दे रही हैं। दिल्ली से लेकर आगरा और फिरोजाबाद, झांसी तक जाने वाली बसें ओवरलोड होकर चल रही हैं। ये तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां पर ओवरलोड बसें लगातार चल रही हैं। आगरा में धोखाधड़ी का मामला सामने आया। SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद खत्म करवाने के नाम पर शख्स के साथ 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी हुई है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बीते दिनों पीड़ित ने डीसीपी सिटी से न्याय की गुहार लगाई थी। आरोप लगाया था कि SC/ST एक्ट का मुकदमा खत्म करवाने के नाम पर लोधी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष ने उसके साथ धोखाधड़ी की और उसके 5 लाख रुपए ले लिए, जिसके बाद डीसीपी ने जांच के आदेश दिए थे। बरेली में दबंगों ने युवक की धारदार हथियार से हत्या कर फरार हो गए। आरोपियों ने पहले युवक को घर से बुलाया और हत्या करने के बाद दबंगों ने युवक के परिवार को जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। मीरगंज थाना क्षेत्र के रयानगला गांव का यह पूरा मामला है। रयानगला ने अपने ही गांव के मोइन हुसैन उम्र 20 वर्ष पुत्र आबिद अली की धारदार हथियार से गले व सीने पर वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी जिला अस्पताल बरेली में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक भर्ती मामले पर सीएम योगी ने बैठक की और शिक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। सीएम ने साफ तौर पर कहा कि आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को मिलना ही चाहिए, किसी अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो भी माननीय उच्च न्यायालय के फैसला आया है, उससे माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस हैं 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया को लेकर के और
माननीय उच्च न्यायालय के जो निर्देश हैं, इन सभी निर्देशों का हम सब लोग स्वागत करते हैं और इसका सरकार के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत जो समय दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसका पालन किया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि जो संविधान के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई है हमारे आरक्षित वर्ग के लिए, उसका हम सब लोग पालन करेंगे। किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ में, किसी भी व्यक्ति के भविष्य के साथ, इस प्रदेश के युवा के भविष्य के साथ सरकार कोई भी गलत चीज नहीं होने देगी। हम उनके भविष्य के साथ, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनावी मॉनसून में एक बार फिर सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ चुके हैं। तरकश से रोजगार, विकास के तीर निकल रहे हैं और एक दूसरे पर शब्दों के बाढ़ की बारिश हो रही है। सीएम योगी अयोध्या के रास्ते पूर्वांचल की ओर आगे बढ़ चुके हैं, तो पीछे पीछे अखिलेश यादव भी हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आखिर कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में सीधी टक्कर होने वाली है। उपचुनाव के दंगल में सीएम योगी और अखिलेश यादव एक बार फिर आमने सामने हैं। अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। योगी रोजगार और विकास के मुद्दे पर चुनावी अभियान को धार दे रहे हैं, तो अखिलेश यादव एक बार फिर पीडीए फॉर्मूले की रणनीति पर काम कर रहे हैं। बीजेपी की नियत और मंशा हमेशा रही है कि खिलवाड़ हो, लोगों में एक दूरी बने, लोगों में झगड़ा लगे, लोगों में बंटवारा हो, लोगों के बीच में खाई पैदा हो। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 10 सीटों का दंगल दोनों दलों के लिए इम्तिहान से कम नहीं, क्योंकि बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है तो समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल है। ऐसे में दोनों दल अब अपने अपने मुद्दों के साथ मैदान में हैं। जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट टाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। सीएम योगी एक दिन पहले कटहरी में थे तो आज अयोध्या के मिल्कीपुर में, जहां उन्होंने रोजगार और विकास का संदेश दिया, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं आजमगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं और आजमगढ़ को कभी हम लोगों ने विकास में पीछे नहीं रखा है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो आप आजमगढ़ को देखेंगे जिस तरीके से लखनऊ में या प्रदेश में और जगह विकास होता है, उससे भी आगे बढ़कर के आजमगढ़ और आसपास विकास कराने का काम करेंगे। बिजली की सुविधा हो, अस्पताल की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो और सड़कों की भी सुविधा देंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में पूर्वांचल में उपचुनाव की 4 सीटें हैं। इन सीटों को जीतने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जुटी हुई हैं। वो सीट हैं अंबेडकर नगर की कटहरी, अयोध्या की मिल्कीपुर, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवा। ये वो सीटें हैं जिस पर सीएम योगी की खास नजर है, तो अखिलेश यादव भी पूर्वांचल में सेंधमारी की रणनीति तैयार कर रहे हैं। यानी उपचुनाव की 10 सीटों में अब मुकाबला सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच पूर्वांचल में होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में योगी आदित्यनाथ जैसा कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है। और मैं मानता हूं कि आप भी अब जानते हैं, मानते हैं और जनता भी ये जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है।
दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? तो जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम उनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में रक्षाबंधन समारोह मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंची पार्टी की महिला नेताओं ने अखिलेश यादव को राखी भेंट की। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर भी हमला किया। जीरो टॉलरेंस बोलने वाले जीरो हर चीज में हो गए हैं। जो कह रहे हैं गरीबी से मुक्ति, वो जब उत्तर प्रदेश को बीजेपी से हम लोग मुक्ति कर देंगे तब इन चीजों से सबसे मुक्ति हो जाएगी। देखिए, आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट में। सच्चाई है। मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। और नहीं मानते आप पता कर लेना। और इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर चुनाव जीतने वाली है। साथ ही अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के साथियों की थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी की थी विधायकों की, और वह सीटें सांसद बनने से या एक तो सपा के विधायक थे सजा पाने से वो रिक्त हुई है। लेकिन कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और उपचुनाव जीतने के साथ ही हम यह भी विश्वास से कह सकते हैं कि 2027 में 2017 दोहराएंगे। सपा को जनता ही समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। अब उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, अपराधी राज, माफिया राज वापस नहीं आएगा। मिर्जापुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के काफिले को रोककर लोगों ने भूमाफिया से बचाने की गुहार लगाई। डिप्टी सीएम ने गाड़ी रोककर लोगों की समस्याएं सुनी और कार्रवाई का भरोसा दिया। लोगों ने हाथ में बैनर लिए रखा था जिस पर लिखा था, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी के भूमाफिया मझुआ के गुंडों से न्याय दिलाएं। डिप्टी सीएम जब कछुआ से कार्यक्रम समाप्त कर भटौली रोड से विजयपुरा जा रहे थे, तभी पीड़ित किसान परिवारों ने उनसे भूमाफियाओं की शिकायत की। जबरदस्ती जाते हैं तो गोली मारने के लिए दौड़ाते हैं, जोतने जाने नहीं देते हैं। अच्छा, कहाँ का मामला है? लालगंज कोठी का मैटर है। अच्छा, हमारा खेत जोतने जाते हैं, ट्रैक्टर लेकर भगा देते हैं, कहते हैं मार कर हत्या कर देते हैं। सपा की सरकार से तब से हमारे खेत जोत रहे हैं। जब जाते हैं हम चाय बेचने लगे हैं, 4 परिवार जिलाने खिलाने के लिए असमर्थ हैं, मर जा रहे हैं, खाए भी। हम लोग क्या करें गरीब आदमी। तो मुख्यमंत्री जी क्या कहे? मुख्यमंत्री पास गए थे, कल एप्लीकेशन दे के आए थे, मुख्यमंत्री जी से भेंट नहीं हुआ है। अच्छा, आज काफिला रोक लिए आप लोग? आप लोग हमारे क्षेत्र में आए थे, हम लोग रोक लिए हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए बीएसपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मिल्कीपुर से रामगोपाल कारी को बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। 2017 में भी कोरी बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 में वो 46,000 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार फिर उपचुनाव में भी बीएसपी ने कोरी पर दांव खेला है। यूपीएससी की परीक्षा दिए बिना अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है। इसमें उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने यूपीएससी की इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू कर दिया है और एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। राहुल गांधी मंत्रालयों में बैकडोर एंट्री का विरोध कर रहे हैं तो अखिलेश यादव इसे भ्रष्टाचार से जोड़ चुके हैं। वहीं मायावती का कहना है कि सरकारी विभाग में SC, ST और OBC वर्गों के लोगों को उनके कोटे के अनुसार नियुक्ति नहीं दी जाती है तो संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो, लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी, जिसमें बिना परीक्षा दिए अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है।
इसमें उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। अब इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू हो चुका है, चाहे राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव या फिर आरक्षण का राग अलापने वाली मायावती। सबने एक साथ लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर नौकरी का विरोध शुरू कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा, लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम SC, ST और OBC वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका है। वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। इस देश विरोधी कदम का इंडिया गठबंधन मजबूती से विरोध करेगा। यानी लेटरल एंट्री के जरिए यूपीएससी की इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर विरोध शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी विचारधारा के संगी साथियों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च अधिकारी पदों पर बैठाने की साजिश रच रही है। सरकार के पास रिपोर्ट नहीं है जिसके माध्यम से ये बता सके कि नैनो यूरिया से इतना लाभ किसानों को पहुंचा है। जो लेटरल एंट्री से लाए थे वही नैनो लेकर के आए थे, यूरिया नैनो। और लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे लोग जिस तरीके से भारत से उद्योगपति भागे थे, उसी तरीके से लेटरल एंट्री से नौकरी पाने के बाद कुछ भ्रष्टाचार कर करके भारत छोड़ के चले गए। वो तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाए भारत छोड़कर। दरअसल यूपीएससी को देश की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है, जो 3 चरणों में होती है। उसी के आधार पर उम्मीदवारों का IAS, IFS, IPS और तमाम मंत्रालयों में अफसर के पद पर सिलेक्शन होता है। ऐसे में यूपीएससी की लेटरल एंट्री क्या है, इसे समझना होगा। लेटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में हुई। यूपीएससी में लेटरल एंट्री यानी कि डायरेक्ट भर्ती। निजी क्षेत्र में अनुभवी अधिकारियों को मौका मिलता है। ब्यूरोक्रेसी को और गति देने के लिए नियुक्ति की जाती है। इंटरव्यू के जरिए सरकारी विभागों में भर्ती होती है। बता दें कि 2019 में पहली बार मोदी सरकार ने सीधी भर्ती के जरिए इन पदों पर भर्ती की थी। अब इसे दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार यूपीएससी में लेटरल एंट्री में विपक्ष को आरक्षण दिखने लगा। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती ने भी इस स्कीम का जमकर विरोध किया और उन्होंने इस स्कीम के खिलाफ अपनी बातें भी रखी। मायावती ने कहा कि केंद्र में 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि सीधी भर्ती के माध्यम से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इन सरकारी नियुक्ति में SC, ST और OBC वर्ग के लोगों को उनके कोटे के अनुसार अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो ये संविधान का सीधा उल्लंघन होगा। यानी इस बार आरक्षण का मुद्दा यूपीएससी में लेटरल एंट्री में भी दिखने लगा है, जिसके खिलाफ विपक्षी नेता अब आंदोलन करने की भी चेतावनी दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कल रक्षाबंधन है, लिहाजा बाजारों में कई तरह की राखियां मिल रही हैं। बहनें राखी खरीदने के लिए बाजार पहुंच रही हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर अभी कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मेरठ और भदोई की। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ में तिरंगे वाली राखी का ज़बरदस्त क्रेज़ है। दुकानदारों ने बताया कि इको फ्रेंडली राखियां भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं, खूब खरीद कर रहे हैं। भदोई में भी बाजारों में रौनक है। नग से लेकर चांदी की राखियों की काफ़ी डिमांड है। कल देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, लेकिन भद्रा का साया भी दिखेगा। आइए जानते हैं राखी बंधवाने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। उन्नीस अगस्त को मनाया जाएगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन पर बन रहे कई शुभ संयोग। भद्रा के साय से भी रहना पड़ेगा सतर्क। 19 अगस्त यानी सोमवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर प्रेम और स्नेह का रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को रक्षा देने का वचन करते हैं। भाई को राखी बांधने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही। इस साल रक्षाबंधन पर कई शुभ संयोग बनेंगे। इस बार रक्षाबंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा और सोमवार एक साथ हैं। लेकिन इस बार राखी के मौके पर भद्रा का भी साया रहेगा।
रक्षाबंधन पर 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा का साया है। 18 अगस्त 2024 को रात को 2:21 से भद्रा प्रारंभ होगी, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:24 तक रहेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भद्रा में राखी बांधना शुभ नहीं है, अर्थात 1:24 से लेके और 5:26 तक का जो मुहूर्त है वो बहनों के द्वारा राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। 19 अगस्त को किस वक्त राखी बांधना शुभ होगा वो भी बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 19 अगस्त की रात 2:21 पर भद्रा लग जाएगी। सुबह 9:51 से 10:53 तक भद्रा पुंछ रहेगा। सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:37 तक भद्रा मुख रहेगा। इसके बाद भद्रा का समापन दोपहर 1:30 पर होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भद्रा को बेहद ही अशुभ समय माना गया और इस काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और 19 अगस्त को दोपहर 1:30 के बाद ही राखी बांधी जा सकेगी। वहीं इस साल रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। 1:30 तक भद्रा होने के कारण 19 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाया जाएगा। उसके बाद में भी शुभ समय में 1:48 से लग्न के हिसाब से एवं 2:15 के हिसाब से चौगड़िया के हिसाब से यह लग्न और चौगड़िया संपूर्ण रूप से आ जाएगा, जो कि रात्रिकालीन 9:10 तक शुभ लग्न रहेगा, शुभ मुहूर्त रहेगा। बहरहाल 19 अगस्त आने ही वाला है। ऐसे में पहले बाजारों में बहनें जमकर राखियां खरीद रही हैं ताकि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर रेशम का धागा वो बांधे, प्यार बांध सके। आगरा में ब्रह्म कुमारी आश्रम की सेविकाओं के साथ आईजी ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। आश्रम की सेविकाओं ने आईजी ऑफिस पहुंचकर आईजी जोन दीपक कुमार को राखी बांधी। आईजी ने सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी हैं और महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा दिया।